नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। सुपर पावर, यह शब्द सुनना आजकल काफी आम हो गया है, क्योंकि आजादी से पहले ग्रेट ब्रिटेन तो आजादी के बाद से अमेरिका रूस को सुपर पावर के रूप में देखते, सुनते और समझते रहे। लेकिन बीते एक दशक में इस शब्द का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में भी किया जाने लगा है। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई सारे नियम कानून तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयर बेस पर खड़ा है। यह सब हकीकत में हो रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि कभी सांप सपेरों का देश कहे जाने वाले भारत ने खुद को सुपर पावर वाली रेस में शामिल कैसे किया? कब समय बदला और कब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदला? कब हमारे साथ सुपर पावर शब्द जुड़ने लगा? इसके लिए सबसे पहले सुपर पावर होने का मतलब समझना होगा। सुपर पावर होना होता क्या है? एक देश के लिए सुपर पावर होने का मतलब होता है जमीन, आसमान और समुद्र पर सबसे शक्तिशाली प्रभुत्व होना। एक भी मोर्चे पर आप कमजोर पड़ते हैं तो सुपर पावर की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं और सुपर पावर बनने का सबसे पहली एलिजिबिलिटी और उसका क्राइटेरिया है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। जमीन पर भारत की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, यह दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज खुद बताती हैं आंकड़ों के जरिए। स्पेस में हम अब किसी से पीछे नहीं, यह भी सब जानते हैं। लेकिन समुद्र में हमारी स्थिति क्या है, यह समझना भी जरूरी है। समुद्र में होते सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलावों को हमारे शहर में छपने वाले अखबार शायद इग्नोर कर जाते हैं और शायद यही वो वजह है कि हम भारत में हो रही नीली क्रांति का खा गाघा भी नहीं जानते हो। यकीन करिए, यह आज के दौर की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, जिसकी स्टोरी टेलिंग हम आज करेंगे अपने खास शो इंडिया स्टोरी में। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। समुद्र और ट्रेड का सबसे पहले संबंध आप समझिए। सड़क के रास्ते ट्रेड में अगर ₹1.5 का खर्च आता है, तो वहीं रेल के रास्ते ट्रेड करने पर, व्यापार करने पर यह खर्चा ₹1 हो जाता है। लेकिन उसी ट्रेड को अगर समुद्र के रास्ते किया जाए तो यही खर्चा 20 से 30 पैसे का आता है। यह आंकड़ा मैंने प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण से कोट किया है। एक बार आपको वो सुनवा देती हूं। सामान को ले जाने में अगर सड़क के रास्ते ₹1.5 का खर्च होता है, तो उतना ही सामान ले जाने के लिए रेल के जरिए ₹1 लगता है। लेकिन वही सामान अगर हम जल मार्ग से ले जाएं तो सिर्फ 20-25 पैसे में ले जा सकते हैं। यहां पर साफ होता है कि समुद्र ट्रेड के लिए कितना जरूरी है।
ट्रेड होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि यह समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समुद्र और अर्थव्यवस्था का संबंध सदियों पुराना है। ऋग्वेद में भी हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। इंडियन लिटरेचर, आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी, हर जगह इसका उल्लेख है। लेकिन बीते एक दशक में बहुत हद तक ये तस्वीर बदली है। एक अदृश्य बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव को हमने भारत की नीली क्रांति का नाम दिया है, क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट साबित हो रहा है। इस स्ट्रॉन्ग सेगमेंट की टाइमलाइन को देखते हैं, मतलब कि बिगिनिंग यानी कि हम कहां पर खड़े थे, और उसके बाद फिलहाल हम कहां हैं और अब हमें आगे कहां पर पहुंचना है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। यहां पर आपके दाएं हाथ पर दिख रही तस्वीर है एसएस लॉयल्टी की। यह भारत की पहली कार्गो शिप थी जो कि 1919 में शुरू हुई, और आपके बाएं हाथ पर दिख रही है गुजरात के मांडवी पोर्ट पर बन रही मेड इन इंडिया जायंट कार्गो शिप। इसकी क्षमता हजारों टन है। यह शिप भारत में ही बनेगी, भारत के लिए ही व्यापार करेगी, मतलब वाहन भी हमारा, सामान भी हमारा, और इससे पैदा होने वाला पैसा भी हमारा। आज का भारत अगले 25 सालों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। समुद्र की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया का विजन लेकर आए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं, बहुत क्लियर कट आइडिया है कि हमें डायरेक्ट कहां काम करना है। और इसके लिए आप ये 4 तस्वीरें देखिए। अपनी ब्लू इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने और समुद्र में विश्व गुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मेनली 4 चीजों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारे बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें मॉडर्न बनाना। दूसरी चीज पोर्ट कनेक्टिविटी, यानी कि हमारे बंदरगाहों को विश्व के दूसरे बंदरगाहों के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट करना। तीसरी चीज पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि शहरों में देखा जाता है, वैसा ही कुछ बंदरगाहों के जरिए भी करना होगा। चौथी चीज कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसका एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उनका विकास भी जरूरी है, उनके लिए भी काम करना होगा, जैसे कि मत्स्य पालन के लिए संपदा योजना। अब आपके लिए यह जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि हम कहां थे, यानी कि हमारी बिगिनिंग, हमारी शुरुआत कहां थी और कहां की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा विजन, हमारा टारगेट क्या है। और इसको समझाने के लिए हम 2 मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दशक की टाइमलाइन के सहारे एक तरफ है, और 2020 का डेटा कि तब हम समुद्र क्षमता में कहां थे, और दूसरा है 2030 का विजनरी डेटा कि हमें कहां पर पहुंचना होगा, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहला मानक है वो मेजर पोर्ट्स जिनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी +300 MTPA हो। 2020 में ऐसे पोर्ट 0 थे, यानी कि 0। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम ऐसे 3 पोर्ट बनाकर तैयार करें। दूसरा मानक है सामान की ट्रांसशिपमेंट में भारतीय बंदरगाहों की हिस्सेदारी। 2020 में यह कुल 25% थी। 2030 तक इसे 75% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा मानक है कि भारत में कितने टन एक कार्गो शिप का डेली आउटपुट है। 2020 में यह आउटपुट 6500 टन था, जिसे 2030 में यानी कि 2030 में 30,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा मानक है शिप बिल्डिंग में हमारी ग्लोबल रैंक क्या है। इसकी बात करें तो 2020 में हमारी रैंक
20 के आसपास हुआ करती थी और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 2030 तक हम टॉप 10 में पहुंचे। सालाना हम कितने क्रूज पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता रखते हैं? 2020 में यह संख्या थी 4,68,000 और 2030 तक इस संख्या को 15 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व में शिप रिसाइक्लिंग के मामले में हमारी दूसरी रैंक है, जिसे 2030 तक पहली पोजीशन पर लाने का गोल रखा गया है। यहां पर 2030 तक हमें कहां पहुंचना है, ये जो विजन हम आपको बता रहे हैं, ये सरकार का विजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने ये डेटा निकाला है। बीते महीने मुंबई के MMRDA मैदान में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई थी। इस समिट का ये तीसरा संस्करण था और इसमें विश्व की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया। यह ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी इस दौरान किया गया। ये 23,000 करोड़ समुद्र की समृद्धि के लिए लगाए गए। ये नीली क्रांति के लिए किए जाने वाला निवेश है। ये पैसा वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे पोर्ट बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाया जाएगा। इसी के जरिए सरकार की तरफ से पोर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल बदलाव, रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव बदलाव भी किए जाएंगे। सेफ, सस्टेनेबल और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।